Hello students, so in this video we are going to cover first lecture of chemical bonding series. In chemical bonding series the first lecture will be related to ionic bonding. So what is the meaning of ionic bonding? Basically आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ionic bonding होता क्या है. Ionic bonding केस में क्या होता है? There is a complete transfer of electron from one atom to another atom. There will be a complete transfer. Means if I am going to take two atoms A and B, if I have two atoms A and B, A atom is going to transfer its electron to B atom in order to form a positive charge. A is going to acquire a positive charge while B is going to acquire a negative charge. And after this process, what is going to happen is that A is going to attract B via electrostatic forces of attraction. फिजिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कौन सा होता है? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा K Q1 Q2 by R square. That is equal to force and that is equal to attractive force. Because one charge is negative, the other charge is positive. दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये बॉन्डिंग होती है. सो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होगा? पहला क्राइटेरिया, देयर विल बी ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ध्यान रहेगा आपको. आयनिक बॉन्डिंग पहली चीज क्या है? देयर विल बी ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कंप्लीट ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन ये है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप काफी ज्यादा होना चाहिए. जो ए और बी एटम हम लोग ले रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगी. क्योंकि एक एटम को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है जबकि दूसरे को उसको एक्सेप्ट करना है. तो एक की क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself. तो एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होनी चाहिए. थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा कम होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा. अब कितना गैप होना चाहिए? तो मैं एक आइडिया दे देता हूं. अगर 1.9 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है, अगर मैं बोलूं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is greater than equal to 1.9, in that case the bond will be completely ionic. But if this electronegativity difference is less than equal to 1.6, in that case the bond will be covalent in nature. बीच में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है. सो अगर कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होगा तो 1.9 से ज्यादा यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप आपको मिलेगा. अब देखिए, हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की. अब जब एक बार आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं आप देखिए. अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो सबसे सिंपल एग्जांपल है कॉमन सोल्ट. आपके घर में आप सोल्ट यूज करते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ NaCl. सो कॉमन सोल्ट क्या होगा? इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है. अब आप कहेंगे कि सर हम तो जो घर में देखते हैं वो ऐसा कुछ नहीं दिखता, वो तो वाइट क्रिस्टल्स मुझे दिखाई देते हैं. अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में क्या आता था? भैंस का नमक आता था. भैंस का नमक बड़े बड़े क्रिस्टल आते थे, बड़े बड़े क्रिस्टल्स आते थे. अभी क्या आता है? दानेदार छोटा सफेद नमक आता है. तो ये वाला जो नमक है ना, ये बेसिकली छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बट होते ये भी क्रिस्टल हैं. आप अपनी फिंगर्स के बीच में इसको होल्ड कीजिए और रब कीजिए तो आपको आइडिया लगेगा कि ये बेसिकली क्रिस्टल्स ही हैं. क्योंकि क्रिस्टल का क्या होता? एक ब्रिटलनेस आएगी अंदर. एक आप अगर रब करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अंदर कुछ ब्रिटलनेस है. सो NaCl क्या होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा. बट आप तो सर ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं. तो बच्चों बात ऐसा है कि ये जो क्रिस्टल फॉर्म होता है आप पढ़ेंगे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर. बट ये जो क्रिस्टल बनता है वो इन्हीं एटम से मिलजुल के बनता है. आपके अराउंड 8 सोडियम एटम्स होते हैं और
आपके अराउंड 4 सोडियम एटम होते हैं हर एक क्रिस्टल की यूनिट सेल के अंदर और 4 क्लोराइड एटम होते हैं। सो 4 का रेशियो में ये चलता है। नेट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है आपका, NaCl ही रहता है। कोई फर्क नहीं है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो भी सेम होगा, कोई अलग बात नहीं है, सेम चीज है। बट वो क्रिस्टल फॉर्म किस वजह से होता है, क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ कूलम्बिक फोर्सेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है सबको। सो ये जो कूलम्बिक फोर्सेस होते हैं इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी अराइज होती है। ये जो क्रिस्टल फॉर्म होता है ना वो किसकी वजह से होता है, एक टर्म है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, जो आपका क्रिस्टल बना हुआ है उसको अगर इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक कर दें, उस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इंडिविजुअल गैसियस आयंस, एक वर्ड और मुझे इंक्लूड करना है, गैसियस आयंस होने चाहिए। अगर मैं क्रिस्टल को इंडिविजुअल गैसियस आयंस में ब्रेक करता हूं तो उस प्रोसेस के टाइम जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोल देंगे, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या बोल देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1Q2 by R²। बेसिकली अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं तो इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 and Q2 while it should be inversely proportional to distance। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो फोर्स था, यहां आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बेटा करते क्या है ना, फोर्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करें एनर्जी में तो इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आपने अगेन पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कूलम्बिक फोर्सेस में ही पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q1Q2 by R। यहां पर R² की जगह R हो जाएगा, बस इतना सा गैप आएगा, इतना सा चेंज है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो Q1Q2 by R हो जाएगा, जबकि अगर फोर्स लिखते तो Q1Q2 by R²। सो जब हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लैटिस एनर्जी किस किस पे डिपेंड करेगी, Q1Q2 चार्जेस एंड डिस्टेंस। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लें, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं Na2O एंड NaCl। इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि सोडियम एटम तो दोनों जगह सेम है, चार्ज एक साइड का Q1 तो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा अलग होगा। क्लोराइड का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा, क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है। ये जो आप R बोल रहे हैं ना, ये R क्या होगा, R प्लस R माइनस। मतलब दोनों रेडियसेस को अगर मैं ऐड कर दूं, आप सिंपली सोच के देखिए, एक कैटायन और एनायन आपस में टच कर रहे हैं, तो जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर से करते हैं। दोनों के सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, एक को क्या बोलेंगे R1, दूसरे को क्या बोलेंगे R2। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2। सिंपल सी बात, समझ में आया। तो इन दोनों में से अगर लैटिस एनर्जी की बात करूं तो क्लोराइड केस में डिफरेंस क्या है, ज्यादा होगा, रेडियस यहां पे ज्यादा है, तो यहां पर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फैक्टर है वो कुछ ज्यादा है। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, क्लोराइड की कम हो जानी चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है 2-, सो Q2 की वैल्यू ऑक्सीजन पे ज्यादा है। अगेन इससे क्या होगा, जो आपका पहले वाला Na2O है इसकी लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू NaCl। सो अगर लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करें तो कुछ इस तरह से Na2O की NaCl से काफी ज्यादा होगी। समझ में आया। लेकिन अगर मैं NaCl एंड KCl का कंपैरिजन करूं तो उस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज रेडियस। रेडियस पोटाशियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। सो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, पोटाशियम का रेडियस ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई कम, और उसी की वजह से क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोटाशियम की लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब NaCl की लैटिस एनर्जी पोटाशियम से
ज्यादा होगी NaCl की लैटिस एनर्जी KCl से ज्यादा। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड कंपाउंड इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ये क्या हो जाएगी आपकी लैटिस एनर्जी, ध्यान रखना है आपको। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बोर्न-हैबर साइकिल। बोर्न-हैबर साइकिल क्या होता है? Born-Haber cycle is a method to determine the amount of lattice energy by an indirect method. Born-Haber cycle क्या है? एक indirect method है to determine the amount of lattice energy. कैसे? देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है ये। हम लोग क्या ले सकते हैं? NaCl फिर से ले सकते हैं। NaCl के केस में सोडियम किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, जबकि क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है? क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैसियस फॉर्म में। और इससे हम लोग क्या बना रहे हैं? NaCl। इस पूरी रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? डेल्टा HF ऑफ NaCl। डेल्टा HF का मीनिंग क्या हुआ? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इट्स कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सो यहां पर जो सोडियम है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, दैट इज सॉलिड फॉर्म। क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, दैट इज गैसियस फॉर्म। वाइल जो NaCl फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे तभी आप डेल्टा HF लिख पाएंगे, अदरवाइज ये डेल्टा HF नहीं हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा H लिख पाएंगे। सो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो डेल्टा HF फॉर्मेशन की एनर्जी। अब ये हुआ कैसे होगा? तो पहले सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? डेल्टा H सब्लिमेशन। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। सो यहां पर क्या हुआ होगा? सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ है थ्रू टेकिंग सम एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद फर्दर क्या हुआ होगा? डेल्टा H आयोनाइजेशन। डेल्टा H आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 मोल ऑफ isolated gaseous atoms in order to remove an electron from their outermost shell. Means यहाँ पर सोडियम प्लस फॉर्म करने के लिए 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस फॉर्म करने के लिए हम लोगों को जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डेल्टा H आयोनाइजेशन होगी। ठीक है, अब अपने पास सोडियम प्लस आयंस आ गए गैसियस फॉर्म में। इस साइड क्लोरीन के साथ क्या करें? ये तो ऑलरेडी गैसियस है, इसको हम लोग देंगे बोन डिसोसिएशन एनर्जी। बोन डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ बोन्स इनटू इंडिविजुअल एटम्स और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बोन्स। तो बोन डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हाफ मोल ही है अपने पास, 1 मोल फुल नहीं है, सिर्फ हाफ मोल है, तो बोन डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। इससे क्या मिल जाएगा आपके पास? क्लोरीन गैसियस मिल जाएगा। अब हम लोगों को क्लोरीन आयन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हम लोग देंगे इसको एनर्जी, या यहां से एनर्जी कुछ रिलीज होगी बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। When we put an extra electron in outermost shell of an atom, the amount of energy released is known as electron gain enthalpy. So यहाँ पर electron gain enthalpy हम लोगों को मिलेगी, बेसिकली यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? क्लोरीन एटम्स। अब ये सोडियम और क्लोरीन मिक्स होकर के क्या बना देंगे? NaCl। और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। अब आपको क्या करना है? इन सारी एनर्जीज का सम कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा HF।
जो डेल्टा एच एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 प्लस साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और साथ में क्या आ जाएगा लास्ट में, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी भी तो था एक फैक्टर लास्ट। सो ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन। मैं यहां पर साइन नहीं ले रहा हूं, साइन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, मैंने बताया भी है। डेल्टा एच सब्लिमेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब हम लोग किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उस केस में क्या आता है, पॉजिटिव साइन। कहीं से अगर हम लोग एनर्जी लेते हैं तो वहां पे क्या आता है, नेगेटिव साइन। डेल्टा एच आयनाइजेशन में भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी पॉजिटिव साइन है। साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में नेगेटिव साइन होगा, लैटिस एनर्जी केस में भी एक नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि यहां से भी एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसी पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न हैपर साइकिल। आप किसी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे Al2O3 या फिर कोई और KCl, RbCl, CsCl, KBr, कुछ भी हो सकता है। बोर्न हैपर साइकिल किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए आप बना सकते हैं। ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी किस टाइप से आपको करना है। बेसिक अप्रोच क्या है, जो इनिशियल रिएक्शन है उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। यहां पर जितने इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनका सम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियली जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न हैपर साइकिल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। नाम से कुछ अजीब देखने में लग रहा होगा। हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस दो वर्ड होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग नहीं पता है तो आप डफर हैं एक्चुअली। तो ये दोनों वर्ड पता ही होना चाहिए आपको क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाइड्रेशन की केस में क्या होगा, ये हाइड्रेशन स्लैश हाइड्रोलाइसिस नहीं है, ये दोनों वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। Let me remove it first. ओके, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में क्या होगा, जब भी हम लोग किसी सॉल्वेशन और हाइड्रेशन क्या होगा, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग किसी सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिस सॉल्वेंट के अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करता हो। सॉल्वेंट ऐसा हो जिसमें डाइपोल हो। डाइपोल मतलब दो पोल्स होने चाहिए। दो पोल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल देखा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इथेनॉल मॉलिक्यूल C2H5, लेकिन उसके बाद क्या है, OH बॉन्ड है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। बड़ा सिंपल सा है। मिथेनॉल CH3OH, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, सॉरी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। बड़ा सिंपल सा है। अब मैं डाइपोल वाटर से शुरू करता हूं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन किस केस में बोलेंगे, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। सॉल्वेंट अगर कोई और है, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट है जो कि डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। मैं सिंपली अब से वाटर मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, यहां पर डेल्टा प्लस, यहां पर डेल्टा माइनस। देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा दिया है। मान लीजिए मैंने पिंच ऑफ सोल्ट डाल दिया। पिंच ऑफ सोल्ट किस में डाल दिया, एक वेसल है उसके अंदर बहुत सारा वाटर है, उसके अंदर पिंच ऑफ सोल्ट डाल दिया। ये पिंच ऑफ सोल्ट फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व हो जाता है,
आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ब्रेक डाउन करने के लिए लैटिस एनर्जी चाहिए थी, तो उस लैटिस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन और सोल्वेशन एनर्जी। वाटर अगर सोलवेंट है तो उस केस में क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर कोई और सोलवेंट होता तो क्या बोलते, सोल्वेशन एनर्जी। इस केस में वाटर सोलवेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रेशन एनर्जी। किसको ओवरकम कर देगी, लैटिस एनर्जी को। इसी वजह से क्या हो पाता है, सोल्ट वाटर में सोल्यूबल हो पाता है। सोल्ट वाटर में क्यों सोल्यूबल है, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी विल डोमिनेट ओवर लैटिस एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, मान लीजिए आपने वाटर डाला, वाटर के अंदर आपने सोल्ट डाला, मान लीजिए आपने वाटर के अंदर सोल्ट डाला, तो वो किस में ब्रेक डाउन होगा, इंडिविजुअल आयंस में। कैसे ब्रेक डाउन होगा, मान लीजिए आपके पास सोडियम होगा, एक क्लोरीन होगा, तो सोडियम को वाटर अट्रैक्ट करेगा। वाटर का कौन सा पोल अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, एंड इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज। तो सोडियम को ये वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से सराउंड कर लेंगे, एंड देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स। सिंगल लेयर नहीं होगी, सोलवेंट की बड़ी सारी लेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और इस आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड किस वजह से, क्योंकि इसका हाइड्रेशन हो चुका है। इसके अगर रेडियस को बात करें तो ये हाइड्रेटेड आयन का रेडियस है, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इसी सोडियम के साथ मूव करेंगे, तो इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम आयन या हाइड्रेटेड आयन। अब आप कहेंगे सर सोडियम तो सराउंड हो गया, अब इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी तो रिलीज हुआ होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस पास पास आए हैं। जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में क्या हुआ होगा, एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब एक साइड तो ठीक है, लेकिन क्लोराइड के केस में क्या होगा, तो क्लोराइड के केस में बच्चों क्या होगा, क्लोराइड के केस में हाइड्रोजन आयन से अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जरूर होगा इस बार भी। कैसे अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन एंड से अट्रैक्शन होगा। सिमिलर स्फीयर्स फॉर्म होगा, जो स्फीयर बना था पहले केस में वैसा ही एक स्फीयर यहां भी फॉर्म होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, सराउंडिंग किसके एंड से हो रही है, हाइड्रोजन के एंड से हो रही है। ठीक है, यहां पर भी आपका हाइड्रेटेड आयन रेडियस बनेगा, सिमिलर ही साइज रहेगा दोनों का, बिल्कुल चार्जेस बिल्कुल सेम है तो सिमिलर सा ही साइज रहता है। इस पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस के टाइम जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि दो अपोजिट आयंस के बीच में डाइपोल आ गए हैं और डाइपोल्स के साथ आयंस का अट्रैक्शन हुआ है। सो जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर क्या हुआ, किसी जगह ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में क्लोजनेस आई है, जबकि दूसरी जगह क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्लोजनेस आई है। अब आप कहेंगे कि सर हमने सोडियम और क्लोरीन को अलग भी तो किया है, तो बच्चों वही लैटिस एनर्जी थी। इनको अलग करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को ओवरकम कर दिया इस सराउंड, जो ये वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए उससे जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी ने जो लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर दिया। इस वजह से ही ये कंपाउंड सोल्यूबल हो पाता है। तो सोल्यूबिलिटी की कंडीशन यहां से मैं लिख सकता हूं, इफ हाइड्रेशन एनर्जी और सोल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इन दैट केस द कंपाउंड विल बी सोल्यूबल। If hydration or solvation energy is greater than lattice energy, in that case only the compound will be soluble. इतनी बात समझ में आई सबको? हाइड्रेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, सोल्वेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से यहां से आप कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करता हूं। नेक्स्ट पार्ट है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के लिए दो कंडीशन बताई मैंने आपको, सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी इज बेसिकली इनडायरेक्टली
Solution energy is basically inversely proportional to sum of radius. थोड़ा अजीब सा है, दोनों को इंडिविजुअली हम लोग ऐड करेंगे, जबकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस r माइनस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों इक्वेशंस को आप अगर एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर कैटायन और एनायन का रेडियस, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इफ दैट इज सिमिलर, size of cation is similar to anion, in that case the compound will be less soluble. उसकी solubility कब कम होगी? जब cation का size anion के nearly equal होगा या close होगा। इस केस में क्या होगा? lattice energy will be greater than solvation energy or hydration energy. But if there is a huge difference in size, or there is a difference in size, in that case the solution energy will dominate over lattice energy and the compound will be more soluble. एक एग्जांपल लेके देखते हैं, NaOH, KOH, LiOH, RbOH, CSOH, इन सब में सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किसकी होगी? तो इस सब में सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी सीजियम ऑक्साइड की, सीजियम हाइड्रोक्साइड की होती है। सोलिबिलिटी क्या होगी? नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी। इसी तरह अगर क्लोराइड की बात करें, MgC या क्लोराइड की बात कर सकते हैं, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2। इस सब में से क्या होगा? BaCl2 की सोलिबिलिटी मैक्सिमम होगी, ऑर्डर सिमिलर रहेगा। अगर साइज सेम है तो ऑर्डर सेम फॉलो करेगा। अब आप कहेंगे कि उल्टा अगर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो, एक अजीब सा लेके देखते हैं, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO4, इस सब में से सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो अब तक तो क्या देख रहे थे हम लोग, जो एनायन का साइज था वो स्मॉल आ रहा था, तो इस वजह से डाउन द ग्रुप क्या हो जा रहा था? सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जा रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस केस में, तो इस केस में क्या होगा? सल्फेट आयन का साइज काफी बड़ा है, तो दैट इज कंपेरेबल टू बैरियम। जो नीचे वाला है उसके साइज क्या होगा? सिमिलर आएगा। तो इस केस में ऊपर की तरफ जाने में सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, BaSO4 विल बी लेस सोल्यूबल। फंडा समझ में आया? मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी। अगर साइज कंपैरेबल है तो सोलिबिलिटी कम होगी, अगर साइज कंपैरेबल नहीं है तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना है आपको। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फजान्स रूल। अब फजान्स रूल क्या था? फजान्स रूल बेसिकली कहता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, उसी में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सेम कंपाउंड के अंदर हो सकता है कि कुछ 50% आयनिक हो, 50% कोवेलेंट हो, 60% आयनिक हो, 40% कोवेलेंट हो, 70% आयनिक हो, 30% कोवेलेंट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों कैरेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी कंपाउंड 100% प्योर आयनिक या कोवेलेंट नहीं होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे डिसाइड करेंगे, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कम है? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? when there is small size cation and large size anion। इसकी कंडीशन क्या है? small size cation and second large size anion।
इस केस में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा होता क्यों है? तो बच्चों ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि स्मॉल साइज कैटायन लार्ज साइज एनायन के अंदर इजीली पोलराइजेशन जनरेट कर सकता है, उसके साइज को क्या कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है। जैसे मैं एक आइडिया देता हूं आपको, मेरे पास एक बहुत बड़ा आयन है, तो क्या होगा, इसके यहां कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आउटर रिंग में, इसमें क्या होगा, स्फीयर की तरह होगा और आउटसाइड में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब मान लीजिए इसके पास क्या आ जाए, एक स्मॉल साइज कैटायन आ जाए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या था, कैटायन है, ये वाला क्या था, एनायन है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये आयन कुछ इस टाइप से ट्विस्ट हो जाएगा, सेंटर वहीं रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज कुछ इस टाइप से पोलराइज होकर के एक तरफ आ जाएगा। जो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और इससे क्या होगा, एक कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर गए हैं। ये जो पोलराइजेशन हुआ ना, इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। और इस कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होने की वजह से मैं क्या कहूंगा, ये आयनिक कंपाउंड कुछ ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा एज कंपेयर टू अदर आयनिक कंपाउंड्स व्हिच आर गोइंग टू हैव स्मॉल साइज एनायन एंड लार्ज साइज कैटायन। क्योंकि देखो ये जो कैटायन है ना, इसका साइज जितना छोटा होगा उसका अट्रैक्टिव पावर उतनी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों, तो अगर मैं बात करूं, आपने सेम चार्ज एक बड़े आयन पर दिया और सेम चार्ज एक छोटे आयन पर दिया, इसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। तो वो डिसाइड करेंगे हम लोग चार्ज डेंसिटी से, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, स्मॉल साइज कैटायन की। लार्ज साइज की क्या होगी, चार्ज डेंसिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो पोलराइजेशन उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। जबकि अगर स्मॉल साइज हुआ तो चार्ज डेंसिटी होगी हाई, वो इजीली पोलराइज कर पाएगा और आपका क्या हो पाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो पाएगा। फजान्स रूल समझ में आया। कोवेलेंट कैरेक्टर किन कंपाउंड्स का ज्यादा, जिनमें स्मॉल साइज कैटायन हो, लार्ज साइज एनायन हो। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ आना चाहिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनआइसोट्रोपिक। अब ये आपको पढ़ना है 12th क्लास में, एनआइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। ठीक है। फिजिकल स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स की सॉलिड होती है। कुछ आयनिक लिक्विड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो रिसर्च में जाके आप जब बहुत हायर स्टडीज में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ आयनिक लिक्विड्स नाम का कुछ होता है जो एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होंगे, सॉलिड ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू get all the notifications. Thank you everyone.